बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। कोविड-19 की वजह से चूँकि क्लासेस तो ऑनलाइन हो रही हैं, लेकिन लैब्स से ऑनलाइन हो नहीं सकती, उनके लिए फ़िज़िकली इंस्टीट्यूशन में आना ज़रूरी होता है। उस हवाले से हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक्सपेरिमेंट की वीडियोज़ इस चैनल पे अपलोड की हैं ताकि बच्चे उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक करें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे वो इंट्रोडक्शन टू लैब इंस्ट्रूमेंट्स। चलें जी, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू लैब एक्सपेरिमेंट्स, लैब इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसमें सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप दो तरह की होती है, एक डिजिटल ऑसिलोस्कोप होती है और एक एनालॉग ऑसिलोस्कोप होती है। तो हमारे पास जो ऑसिलोस्कोप यहाँ पे मौजूद है वो डिजिटल है, तो उसके हवाले से हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो है फंक्शन जनरेटर। ये भी दो तरह के होते हैं, डिजिटल भी है, एनालॉग भी है। हमारे पास जो यहाँ पे अवेलेबल है वो है डिजिटल फंक्शन जनरेटर। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो है डिजिटल मल्टीमीटर, जिसको आप डीएमएम कहते हैं। चौथे नंबर पे है हमारे पास डीसी पावर सप्लाई। पाँचवें नंबर पे है लीनियर सर्किट लैब ट्रेनर और छठे नंबर पे हमारे पास ब्रेडबोर्ड होगा, जिसका हम आज की लैब में इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहला इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास वो है ऑसिलोस्कोप। CRO भी इसको कहते हैं, क्रिस्टल रे ऑसिलोस्कोप। इसका ये है कि हमारे पास दो तरह के ऑसिलोस्कोप्स आपके सामने रखी हुई हैं। ये है एनालॉग ऑसिलोस्कोप और ये जो ऑसिलोस्कोप है ये 20 मेगाहर्ट्ज़ की है। ये सामने लिखा हुआ भी है इस पर। और ये एनालॉग है, ड्यूल चैनल है, यानी चैनल 1 और चैनल 2 ड्यूल चैनल है ये। इसकी कैलिब्रेशन का तरीकाकार ये होता था कि आपके पास ये एक केबल है, इसको कहते हैं BNC केबल, हम प्रॉप भी कहते हैं इसको आप चैनल 1 पे लगाएंगे। अच्छा, इसको यूज़ करने का तरीका ये है, प्रॉप का आप देखें, इसका ये जिस तरह से बल्ब नहीं होता बिजली का बल्ब, आप उसको जो पिन्नू वाला बल्ब होता है उसको जब आप होल्डर में लगाते हैं, लगाने के बाद आप उसको घुमाते थे इस तरह से ताकि वो अपनी ग्रिप कर ले। इसी तरह से ये इसके ऊपर ये लगा हुआ है, आप इसको यहाँ पे लगाने के बाद इसको घुमाते हैं तो ये यहाँ पे ग्रिप कर देता है। उसके बाद आगे इसके दो कनेक्टर्स होते हैं, इनको हम क्रोकोडाइल क्लिप्स कहते हैं। एक जो है तो ये रेड वाला जो होता है ये पॉजिटिव होता है और ब्लैक वाला जो हमेशा नेगेटिव के लिए यूज़ होता है। तो ये BNC केबल है जो इसको ऑपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद पावर सप्लाई, पावर देने के लिए इसको बैक साइड पे सिस्टम लगा होता है जहाँ से इसको पावर सप्लाई पावर दी जाती है। 220 वोल्ट ये ऑपरेट होती है। इसके जितने भी फंक्शंस हैं वो एनालॉग हैं, यानी कि BNC केबल लगाने के बाद ये जो ऑसिलोस्कोप है ये 1 वोल्ट पीक टू पीक सिग्नल पे ये लिखा हुआ भी है, ये जाके तो कैलिब्रेट होती है। कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि जब आप इक्विपमेंट ये यूज़ करें तो आप उसको चेक करें कि आया ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हमारे पास किसी भी ऑसिलोस्कोप में दो तरह के ये इस तरह से बना होता है, दो तरह के एक्सिस होते हैं। जो ये वाला एक्सिस होते हैं इनको एक्स एक्सिस कहते हैं और ये वाई एक्सिस होते हैं। एक्स एक्सिस पे हमेशा आपके पास क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। टाइम पीरियड किस पे होता है, एक्स एक्सिस पे होता है। और वाई एक्सिस पे आपके पास क्या होता है, वोल्टेज होती है, ठीक है। ऑसिलोस्कोप जो है ये ग्राफ डिजाइन करती है, ग्राफ बनाती है किसका, टाइम और वोल्टेज का। वोल्टेज और टाइम के दरमियान ये क्या बनाती है, ग्राफ बनाती है। ऑसिलोस्कोप क्यों यूज की जाती है, ऑसिलोस्कोप यूज की जाती है जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं तो उस सर्किट को चेक करने के लिए हम ये इक्विपमेंट यूज करते हैं जिसको ऑसिलोस्कोप कहा जाता है, ठीक है। ये थ्रू सिग्नल्स के आपके सर्किट को चेक करती है। तो हम आते हैं डिजिटल ऑसिलोस्कोप की तरफ, जो हमारे आगे एक्सपेरिमेंट्स में यूज भी होती है, जो पीछे हमने एक्सपेरिमेंट किए उसमें भी यूज हुई। इसका ये है तरीकाकार यूज करने का कि इसको भी सेम एज इट इज वही फंक्शन है। ये भी ड्यूल चैनल है लेकिन ये 60 मेगाहर्ट्ज की है, 60 मेगाहर्ट्ज की है। एजिलेंट टेक्नोलॉजी की है, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में मुख्तलिफ कंपनीज की रखी होती हैं। मेरे पास जो अवेलेबल है वो एजिलेंट टेक्नोलॉजी की है। यहां से इसको ऑन करेंगे, ये पुश बटन है इसका ऑन करने का, हमने इसको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि ये BNC केबल जो आपके पास है इसको हम चैनल 1 पे, ये भी ड्यूल चैनल है, तो चैनल 1 पे जिसको उसने किसके नाम से लिखा हुआ है, X के नाम से लिखा हुआ है, चैनल 1 पे हम इसको अपनी BNC केबल को हम लोग लगा के इसको एडजस्ट कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे ये जो दो पॉइंट्स बने हुए हैं ये इसके कैलिब्रेशन पॉइंट्स हैं। कौन से पॉइंट्स हैं, कैलिब्रेशन पॉइंट्स। अगर आप देखें
तो ये एक पॉइंट के ऊपर 3 वोल्ट्स और 0 वोल्ट्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पे हमने क्या करना है, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है प्रॉप का वो हमने लगा देना है, यानी रेड को हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया और ब्लैक को हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। कोशिश कीजिए कि ये कनेक्शन के बाद आपस में टच ना हो। अब हमने क्या करना है, इस डिजिटल ऑसिलोस्कोप की जो खास बात यह है कि इसको जब आप कनेक्ट कर देते हैं तो कनेक्ट करने के बाद इसमें एक बटन है ऑटो स्केलिंग का, ये लिखा हुआ है ऑटो स्केलिंग, ठीक है। इस ऑटो स्केलिंग के बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो ये खुद से कैलिब्रेट हो जाएगी, यानी कैलिब्रेशन ये ऑटोमेटिकली अपनी खुद कैलिब्रेशन कर देगी। ये इसने एक सिग्नल जनरेट कर दिया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। यहां पे ये लिखा हुआ था कि 3 वोल्ट्स का सिग्नल बनना चाहिए, ठीक है ना, 3 वोल्ट्स का। तो आप देखें कि जब ऑसिलोस्कोप के ऊपर जो अंदर जो ग्राफ बना होता है उसके अंदर, ग्राफ के अंदर ज़ाहिर वो बॉक्सेस होते हैं जो आपने ज़ाहिर पढ़ा भी होगा। यहाँ पे एक बॉक्स 1 वोल्ट के बराबर है। क्या है, एक बॉक्स 1 वोल्ट के बराबर। तो जो सिग्नल बना है देखिए 3 बॉक्सेस में से 1 2 3 यानी 3 बॉक्सेस में से गुजर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो सिग्नल है ये 3 वोल्ट का बन गया। ये देखिए मैंने आपको बताया ना कि वाई एक्सिस के ऊपर वोल्टेज होती है, तो ये 3 वोल्ट्स का सिग्नल आपके पास यहाँ पे ये बन गया। अब जितना टाइम इसने लिया, यानी इस सिग्नल ने यहां से यहां तक जाने के लिए जो टाइम लिया वो टाइम आपके पास यहां पे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसकी मजीद मेजरमेंट्स करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये एक बटन है मेजरमेंट्स का, हम इसको प्रेस कर देंगे। इसको प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहां पे, अच्छा जी, हम मेजरमेंट्स का बटन प्रेस करेंगे। मेजरमेंट्स का बटन हमने प्रेस किया तो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि आपके पास वोल्टेज भी आ गया और टाइम भी आ गया। अब आप ये चेक करना चाहते हैं कि आया ये जो सिग्नल अभी जनरेट हुआ है इसकी वोल्टेज क्या है, तो हम ये वोल्टेज वाले बटन को प्रेस करेंगे तो इसमें आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, यानी वोल्ट पी वी पी पी का मतलब होता है वोल्टेज पीक टू पीक। तो हम चेक करना चाह रहे हैं अगर कि वोल्टेज पीक टू पीक क्या है इस वक्त, तो हम इस बटन को प्रेस कर देंगे तो ये लिखी हुई आ गई आपके पास कि 3.181 वोल्ट्स ये इस वक्त ले रहा है क्या सिग्नल, इस ये जो सिग्नल हमने जनरेट किया है। इसी तरह से वी मैक्सिमम और वी मिनिमम भी आपके पास मौजूद है अगर आप इनको चेक करना चाहें तो, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा से मेजरमेंट्स को खोलते हैं। अब हमने टाइम चेक करना है कि आया इसने कितना टाइम ड्यूरेशन लिया इस सिग्नल ने, एक सिग्नल ने यहां से एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने के लिए। तो हम ये टाइम का किया। उसके बाद हमने सबसे पहले हम इसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं, ठीक है। सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए हम इस बटन को प्रेस करेंगे जो फ्रीक्वेंसी के साथ का, तो आपकी फ्रीक्वेंसी लिखी, यानी ये इस वक्त 1 किलो हर्ट्ज का सिग्नल है। कितना, 1 किलो हर्ट्ज का। उसके बाद हम इसका टाइम पीरियड चेक करते हैं कि आया इसने कितना टाइम लिया इस सिग्नल ने। तो हमने टाइम पीरियड का बटन प्रेस किया तो आपके पास टाइम भी लिखा हो गया। तो ये कितना, 1 मिली सेकेंड्स में इस सिग्नल ने क्या किया, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स तक ये सिग्नल किया। तो ये होता है ऑसिलोस्कोप के ऊपर सिग्नल जनरेट करने का तरीका, यानी इसकी कैलिब्रेशन का तरीका। उसके बाद इस डिजिटल फंक्शन ऑसिलोस्कोप में और भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। ये जो इसके होते हैं ये सिग्नल का ये एनालॉग में भी है और डिजिटल में भी है, यानी आप इससे इस सिग्नल की जो है तो पोजीशन सेट करते हैं, ऊपर नीचे वगैरह करना। ये लिखा हुआ है वर्टिकल्स वगैरह, यानी किस वर्टिकल पे आप इसको सेट करना चाहते हैं, लिखा हुआ है सारा कुछ। ये इसका एक बटन है जिस पे मैथ लिखा हुआ है, यानी आप इसका मैथ चेक करना चाहते हैं कि आया इसमें ऑपरेशन इसने जो किया, इसकी मेजरमेंट्स और वो सारा कुछ। यानी कहने का मकसद ये है कि इस इक्विपमेंट के अंदर, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर अपनी इसके अंदर मेजरमेंट्स करने के सारे तरीके इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसकी वेव फॉर्म चेक करना चाहते हैं, ये जो अभी आपने बनाई है ये वेव फॉर्म, आप इस पे करके तो इसकी वेव फॉर्म्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं, दो डिफरेंट तरह की वेव्स जनरेट करके। तो उसके अलावा ये इसके बाकी ऑप्शंस ऑपरेशंस के बटन्स के, ये इसका चैनल 2 का है, चैनल 2 के लिए इसकी जगह बनी हुई है, नॉब है। यहाँ पे अगर आप इसकी दूसरी कोई प्रॉब लगाना चाहते हैं, चैनल 2 चैनल एट अ टाइम यूज करना चाहते हैं तो दूसरी भी आप यहाँ पे इसको लगा के तो आप इसको चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ऑसिलोस्कोप के हवाले से, इसकी कैलिब्रेशन के हवाले से चीज़ें समझ आ गई होंगी। मज़ीद अगर आप इसके बारे में जानना और समझना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख लीजिएगा, तो मैं उसके मुताबिक आपको इसका आंसर दे दूंगा। अब हम जाते हैं अपने दूसरे इक्विपमेंट के साथ जो इसी के साथ रिलेटेड है, वो है आपके पास फंक्शन जनरेटर।
अब ये फंक्शन जनरेटर भी यहाँ पे लैब के अंदर मेरे पास दो तरह के पड़े हुए हैं। ये है डिजिटल फंक्शन जनरेटर, ये भी एजिलेंट कंपनी का है, और ये है आपके पास एनालॉग फंक्शन जनरेटर। अब एनालॉग फंक्शन जनरेटर में ये था कि यहाँ से आपको जो फ्रीक्वेंसीज थी, यानी 1 मेगा की, 100 के की, 10 के, जो भी फ्रीक्वेंसीज आपको देनी ज़रूरत पड़ती थी वो आप यहाँ से मैनुअली इसको दिया करते थे, ठीक है। और ये वेव्स आप यानी साइनोसाइडल हो गई, दूसरी कोई भी वेव अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते थे तो वो भी आपको इसको मैनुअली देनी पड़ती थी। प्लस ये सारी चीज़ें आपको मैनुअली करनी पड़ती थी, यानी सिग्नल जनरेट करने के बाद उसको सेट करना, उसकी बैंडविड्थ बढ़ाना, और ये सारी चीज़ें करने के लिए यहाँ पे इसके बटन्स लगे हुए थे जिसके थ्रू इसको ऑपरेट किया जाता था। ये इसकी आउटपुट थी और ये सारा कुछ। अब भी ये वाला फंक्शन जनरेटर यहाँ पे हम लोग लैब में यूज़ नहीं करते। इसकी रेंज क्या थी, 0.5 हर्ट्ज से लेके 5 मेगाहर्ट्ज तक थी। अब हमारे पास जो फंक्शन जनरेटर है वो है डिजिटल फंक्शन जनरेटर, जो हमारे पास 20 मेगाहर्ट्ज का है। कितना, 20 मेगाहर्ट्ज का। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि ये इसकी दो नॉब्स हैं, एक ये इसकी आउटपुट की नॉब है, ठीक है। आउटपुट की नाब लगाने के बाद आप इसको सबसे पहले यहाँ से ऑन करेंगे तो ये इसका पावर का बटन ये ऑन हो गया आपके पास, ठीक है। ऑन होने के बाद जब आप इसको सिग्नल देते हैं, यहाँ से कोई सिग्नल देना चाहें ऑसिलोस्कोप को, तो इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही वो BNC केबल जैसे हमने उसके साथ लगाई, हमारे पास यहाँ पे भी एक BNC केबल है जो हम इसके साथ लगा देंगे। अच्छा, ये BNC केबल हम जो है तो सेम जैसे हमने ऑसिलोस्कोप में लगाई थी, हम इसको लगाने के बाद ये आउटपुट पे लगाने के बाद हम इसको एडजस्ट कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे ये सिग्नल का तरीकाकार ये है कि ये आपके पास मुख्तलिफ डिजिट्स यानी 10 तक, जैसे कैलकुलेटर में भी होते हैं, मोबाइल में भी होते हैं, आपके पास डिजिट्स लिखे हुए हैं। अब आप एक सिग्नल सेट करना चाहते हैं, फर्ज करें आप 20 हर्ट्ज का सिग्नल सेट करना चाहते हैं, तो 20 आपने ये कर दिया, हर्ट्ज आपने यहाँ से सेट किया, 20 हर्ट्ज का सिग्नल आपके पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से इसको आप क्या करेंगे कि इसको ऑसिलोस्कोप के साथ इस तरह जोड़ेंगे कि रेड को रेड के साथ जोड़ दिया और ब्लैक को आपने ब्लैक के साथ जोड़ दिया, और इसके बाद आपने इसकी ऑटो स्केलिंग के बटन को प्रेस किया। ऑटो स्केलिंग के बटन को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपने एक चीज़ क्या करनी है, इसके आउटपुट के बटन को ऑन कर देना है। जब आप आउटपुट के बटन को ऑन करेंगे तो तब ये आउटपुट दे सकेगा, और आउटपुट इसने दी तो ये आपके पास सिग्नल, आपके पास इसने ये सिग्नल जनरेट कर दिया, ठीक है। ये सिग्नल, अभी इसी सिग्नल, ये कौन सी वेव है, ये साइन वेव है, हमने जो साइन वेव सिग्नल जनरेट किया। अब अगर इसी को अगर आप स्क्वायर वेव में करना चाहें तो आप इसको ये वाला बटन प्रेस करें तो यही सिग्नल स्क्वायर वेव में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो 20 मेगाहर्ट्ज का 20 हर्ट्ज का सिग्नल आपने जनरेट किया, इसकी अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करना चाहें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से 50 मिली सेकेंड्स है तो आप इसको 51, 52 जितनी भी आप करना चाहते हैं वो करना चाहेंगे तो उसके हिसाब से ये यहाँ पे इसका टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज होती जाएगी। इसी तरह से अगर आप इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाना चाहते हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो जितना आप इसको बढ़ाएंगे तो वो इतना बढ़ने के साथ साथ इसमें वो चीज़ आती है, एम्पलीट्यूड इसका चेंज होता रहेगा। उसके बाद ये इसके सारे ऑप्शंस इसके ऊपर लिखे हुए हैं। बाकी इस की जो इसके अंदर जितने फंक्शंस हैं उसके हवाले से जितने चीज़ें हैं वो ये बटन्स यहाँ पे बने हुए हैं। आप जब भी इसको यूज़ करेंगे तो आप इसके हवाले से आप इन बटन्स को प्रेस कर दें। बाकी लैब्स हैं हमारी जिनमें हम लोग सर्किट को टेस्ट करेंगे थ्रू ऑसिलोस्कोप के या फंक्शन जनरेटर के, उसमें आप ये जब यूज़ करेंगे हम लोग तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी। तो अभी के लिए हमने ये ऑसिलोस्कोप की और फंक्शन जनरेटर का इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। उम्मीद करता हूँ कि फंक्शन जनरेटर के बारे में भी आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन होता है आपका तो आप कमेंट्स में वो लिखिए तो मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। उसके बाद जो तीसरी चीज़ हमारे पास है वो है डिजिटल मल्टीमीटर। अब लैब में मेरे पास दो तरह के डिजिटल मल्टीमीटर पड़े हुए हैं। ये है इसका जो मॉडल है ये है UT60A इसका मॉडल है। ये वाला मीटर मेरे पास पड़ा हुआ है, और ये वाला मीटर जो मेरे पास पड़ा हुआ है ये है UT55। अब इन दो मल्टीमीटरों में फ़र्क ये है कि ये वाला जो मल्टीमीटर है इसको DMM कहते हैं, यानी डिजिटल मल्टीमीटर। मल्टीमीटर इसको किस लिए कहते हैं कि इसमें मल्टी फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस इसके ऊपर ये लिखे हुए हैं, आप देखें यहाँ पे ये है तो ये करंट मेजर करता है, आपका A लिखा हुआ है, ये करंट मेजर करता है। यहाँ पे ये मिली एम्पेयर्स यानी मिली एम्पेयर करंट मेजर करता है, ये माइक्रो एम्पेयर करंट मेजर करता है, ये फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए है। और यहाँ पे आपका डायोड चेक होता है, प्लस इसकी पावर भी ऑन होती है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस चेक करता है और प्लस इसकी कंटिन्यूटी चेक होती है, और यहाँ पे ये वोल्टेज चेक करता है। जब भी आप DMM लें या DMM यूज़ करने पर लगें तो उसके बाद ये DMM की दो नॉब्स होती हैं, दो प्रॉब्स होती हैं, ठीक है। एक
जो पहले रेड वाली प्रॉब है वो यहाँ पे लगेगी जहाँ पे लिखा हुआ है हर्ट्ज, वोल्टेज और ओहम। यानी ये प्रॉब जब यहाँ पे लगेगी तो ये यहाँ पे क्या क्या मेजर करेगा, फ्रीक्वेंसी मेजर करेगा, वोल्टेज मेजर करेगा और रेजिस्टेंस मेजर करेगा। अगर ये प्रॉब, अगर आपने करंट मिली या माइक्रो में चेक करना है तो ये आप इस प्रॉब को यहाँ से उखाड़ के यहाँ पे लगा देंगे, और अगर आपने मैक्सिमम करंट चेक करना है तो आप इस प्रॉब को यहाँ पे लगा देंगे, और ग्राउंड पे आपने नेगेटिव को, ये ब्लैक को आपने ग्राउंड पे लगे रहने देना है। अब हमने इसको यहाँ पे जब लगाना है तो हम सबसे पहले जब इसको लें तो हम इसको चेक करें कि आया ये सही काम कर रहा है या नहीं। तो हम इसको ऑन करेंगे, ये येलो बटन से ये ऑन होता है, इसका पावर का बटन है, लिखा हुआ भी है। तो ये जहाँ पर रेजिस्टेंस का निशान बना है ऊपर ये बेल का निशान है, देखें ये बेल का निशान बेसिकली क्या है, कंटिन्यूटी का निशान है। तो हम ये चेक करेंगे कि ये सही काम कर रहा है या इसकी ये जो प्रॉब्स हैं ये सही हैं या नहीं, यानी कहीं से टूटी हुई तो नहीं है। तो हम ये वाला बटन, ये ब्लू वाला बटन प्रेस करेंगे एक दफ़ा तो ये डायोड और वोल्टेज का ऑप्शन आ जाएगा। दूसरी दफ़ा जब आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये बेल का निशान ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये कंटिन्यूटी का। फिर आप इन दो प्रॉब्स को आपस में जोड़ेंगे तो ये बीप देना शुरू हो जाएगा। ये इस बीप का मतलब ये है कि इसकी ये प्रॉब्स भी सही हैं और ये सही काम भी कर रहा है। प्लस इस कंटिन्यूटी का एक और फ़ायदा होता है, एक और मकसद होता है और फ़ायदा वो ये है कि जब आप ये जो मीटर होता है ये सर्किट चेक करने के लिए होता है ना, मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स, ऑपरेटर्स, चीज़ें चेक करने के लिए होता है। तो इस कंटिन्यूटी से आप चीज़ें चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक तार है, ये वो BNC केबल मेरे, अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इस केबल, ये केबल सही काम कर रही है या नहीं, तो उसको चेक करने का तरीका ये है कि इसका जो ये है, इसके एक एंड को आप एक तार के साथ जोड़ दें और दूसरे एंड को, इसका ये दरमियान वाला है जो पॉइंट है, ये चूंकि रेड के साथ कनेक्ट है तो हम इसके साथ इसको कनेक्ट, तो ये देखें ये बीप देना शुरू हो गया DMM। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब सही फंक्शनल है। उसके बाद मैं इसका एक टर्मिनल, ये मैंने चेक किया ये सही फंक्शन कर रहा है। अब मैं दूसरे टर्मिनल को यूज़ करता हूँ, चेक करता हूँ, यानी मैं इसके ब्लैक वाले को चेक करने का तरीका ये है कि इसको आपने ब्लैक के साथ लगाया और इसको केबल के बाहर लेसे के साथ लगा दिया, तो ये दोनों में आवाज दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये केबल आपकी सही है, ये कहीं दरमियान से ब्रेक नहीं हुई। तो ये DMM के चेक करने का तरीका है। अब उसके बाद ये DMM जो है, आप अगर मुख्तलिफ चीज़ें इसके साथ चेक करना चाहें, यानी अगर आप रेजिस्टेंस चेक करना चाहें तो आप इसको यहाँ पे रख देंगे होम पे, और ये कंटिन्यूटी आप ऑफ कर दे वरना ये आवाज़ करता रहेगा। अब यहाँ पे आपने लगा दिया और एक मैं आपको रेजिस्टर से इसकी, अब मैं आपको इसके साथ रेजिस्टेंस मेजर करके दिखाता हूँ। ये आप अगर देखें तो ये रेजिस्टेंस का निशान बना हुआ है, ओहम का निशान, यानी रेजिस्टर की जो यूनिट होती है वो ओहम होती है, तो ओहम का निशान उन्होंने यहाँ पे दिया। जो वैल्यू भी आती है रेजिस्टर की वो ओहम में आती है। तो ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, ठीक है। अब रेजिस्टर का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। ये आप जिधर भी उल्टा भी लगाएं सीधा भी लगाएं, यानी ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है। तो हम इस रेजिस्टर को इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि एक एंड को मैंने इसकी एक वायर के साथ, एक पॉइंट के साथ लगा दिया और दूसरी नाब को दूसरे के साथ लगा दिया। और फिर जब मैं इसको चेक करूंगा तो ये देखें रेजिस्टर की कोई ना कोई वैल्यू ये दे रहा है इस वक्त 215.0 ओहम, यानी ये 215 ओहम, 214-15 ओहम का ये रेजिस्टर है आपके पास। तो ये रेजिस्टर मेजर करने का तरीकाकार है। इसी तरह जब अगर आप कोई और चीज़ चेक करना चाहें, सपोज अगर आप वोल्टेज चेक करना चाह रहे हैं कि इस वक्त आपके पास कितने वोल्ट्स आ रहे हैं, तो आप इसको वोल्टेज पे रखेंगे और इन दो नॉब्स को आप सॉकेट के अंदर घुसा दें। ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव वो करने की, अगर आप उल्टी घुसाएंगे तो ये वैल्यू नहीं देगा, सीधी घुसाएंगे तो ये आपको वैल्यू दे देगा। तो ये वोल्टेज चेक, अभी ये अगर मिली वोल्ट्स दे रहा है या इस पर कोई वैल्यू आ रही है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप इसको किसी चीज़ के साथ अटैच करेंगे तो ये आपकी डिज़ायर्ड वोल्टेज आपको ये यहाँ पे दे देगा। इसी तरह करंट मेजर करने का तरीका है, लेकिन करंट मेजर करने के लिए आपने क्या करना है कि हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपने इस नाब को उतार के इस जगह पे लगाना है। मैं एक दफा फिर से रिपीट करता हूं कि जब भी आप करंट मेजर करें, अगर आपका छोटा करंट है यानी करंट आपका मिली वोल्ट्स में आ रहा है तो आप इसको मिली वोल्ट्स पे रखें। अगर आप बड़ा करंट मेजर कर रहे हैं जो एम्पेयर्स में है मैक्सिमम, तो आप इसको यहां पे रखें, तब ये आपको करंट देगा। अगर आप इसको प्रॉपरली इसको चेंज नहीं करते, रिप्लेस नहीं करते, यानी इसको किसी प्रॉपर जगह पे नहीं लगाते, तो यहां पे ये लिखा हुआ भी है मीटर के ऊपर कि 400 मिली एम्पेयर्स मैक्सिमम तक ये चेक करता है। उसके बाद इसके अंदर फ्यूज लगा हुआ है जो 0.5 मिली एम्पेयर्स का फ्यूज इसके अंदर लगा हुआ है। अगर आप इसको जरा सा भी गलत कनेक्ट करेंगे तो इसका फ्यूज उड़ जाएगा, फिर ये आपके करंट के लिए ऑपरेशनल नहीं रहेगा। तो ये बात एक दफा फिर मैं स्टूडेंट्स रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आप करंट मेजर करें तो इसको प्रॉपरली ट्रीट करें, यानी इसको उखाड़ के आपने करंट वाली जगह पे लगाना है
और इसको प्रॉपरली आपने करंट मेजर करने के लिए हमेशा डीएमएम को आपने जो भी सर्किट है उसमें आपने इसको पैरेलल लगाना पड़ता है। तो उसके लिए आप इसको प्रॉपर तरीके से लगाएंगे तब ही आपको करंट मेजर करके देगा। ये इस डिजिटल यानी ये UT60 जो मेरे पास लैब में पड़ा हुआ इसके हवाले से। अब हम आते हैं UT55 की तरफ। UT55 जो है इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि उसमें करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज की एक ही रेंज, यानी आपने जस्ट यहां पे इसको रख दिया तो ये सारा कुछ इधर ही मेजर करेगा। लेकिन इसके लिए इसने क्या किया हुआ है कि इसने मुख्तलिफ वैल्यूज दी हुई हैं। अगर सपोज आप रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो इसने अगर वो 1 ओहम से नीचे का रेजिस्टर है तो इसने ये 200 की रेंज दी हुई है, यानी ओहम के लिए उसने किलो से नीचे के लिए उसने ये, अब आप किलो का ओहम का रेजिस्टर चेक करें तो आप इसको आपको 200 पे रखना कर पड़ेगा तब ही जाके तो ये आपको चेक करेगा। 1K से 2K दरमियान का रेजिस्टर वो यहाँ पे चेक करेगा, 2K से 20K के दरमियान यहाँ पे चेक करेगा, यानी उसने मुख्तलिफ रेंजेस रखी हुई हैं। इसी तरह उसने वोल्टेज, करंट और दीगर जितनी भी चीज़ें हैं उसकी रेंजेस इसमें बना दी हैं। ये थोड़ा सा यूज़ करना बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कंपेयर टू दिस, चूंकि इसमें आप एक ही दफ़ा सेट करते हैं ये रिजल्ट दे देता है, यहाँ पे आप इसको रेंज सेट करनी पड़ती है। लेकिन ये थोड़ा सा उसके मुकाबले में मल्टी फंक्शनल है, चूंकि यहाँ पे आप ट्रांजिस्टर भी चेक कर सकते हैं, NPN और PNP, यानी उसकी इमिटर, बेस कलेक्टर और उसका जो बीटा होता है वो आप फाइंड करने के लिए आप ये जगह भी बनी है। उसके अलावा ये भी उसकी एक को चेक करने के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ें बनाई हुई हैं। ये इसमें वहाँ पे इसमें फ़र्क यह है कि इसमें पॉजिटिव ये लगा हुआ है तो नेगेटिव दरमियान में, इसमें नेगेटिव एक कोने पे उसने कर दिया कॉमन को और पॉजिटिव। बाकी करंट मेजर करने के लिए सेम है, यानी आप इसको उखाड़ के यहाँ पे लगाएंगे। इसके अंदर भी फ्यूज़ लगा हुआ है, अगर आप गलत यूज़ करेंगे तो ये आपका फ्यूज़ इसका उड़ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो फंक्शन मल्टीमीटर के हवाले से आपको बताया है आपको समझ आया होगा। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख दें तो मैं उसको आपको उसका आंसर दे दूँगा। चौथी चीज़ जो हमारे पास है इंस्ट्रूमेंट्स में वो है DC पावर सप्लाई। DC पावर सप्लाई जो लैब में मेरे पास पड़ी हुई है वो ये लोड स्टार की है, 83 से 100 इसका कोड है और ये 0 से 30 वोल्ट तक इसकी रेंज क्या है, 3 एम्पेयर्स करंट है इसका। ये यूज़ इस तरह ऑपरेट इस तरह की जाती है कि ये इसकी आउटपुट लगी हुई है। आउटपुट के जो आगे आप आउटपुट लेने का तरीका ये है कि आपके पास ये एक कनेक्टिंग वायर होती है। ये कनेक्टिंग वायर बेसिकली बनी बनाई मार्केट से नहीं मिलती, ये वायर लेके तो बनानी पड़ती है। बनी बनाई भी मिलती हैं लेकिन मेरे पास जो लैब में ये मैंने खुद बनाई है। इसके बनाने का तरीका ये है कि 2 वायर्स थी, उनको काटा, बनाया और ये आपके पास ये जो कनेक्टर्स होते हैं इनको कहते हैं बनेना कनेक्टर्स, ठीक है। और इनको क्रोकोडाइल क्लिप्स कहते हैं। तो एक साइड पे हमने क्रोकोडाइल क्लिप्स लगा लिए, एक साइड पे बनेना कनेक्टर्स लगा लिए। बनेना कनेक्टर्स हमने इसलिए लगाया कि आउटपुट लेने के लिए आपको ये कनेक्टर चाहिए होता है। तो पॉजिटिव में आपने रेड को लगा दिया और नेगेटिव में आपने ब्लैक को लगा दिया। एक गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं इसको ऑपरेट करने के दौरान, वो क्या करते हैं कि बाज़ दफ़ा ये ब्लैक को ग्राउंड में लगा देते हैं। ग्राउंड में आप इसको नहीं लगाएंगे। कुछ सर्किट्स आप बाद में या लैब में आप देखेंगे कि उनमें ग्राउंड ज़रूरत होता है तो वो ग्राउंड लेने के लिए हम इस ग्राउंड को यूज़ करते हैं। अदरवाइज इस ग्राउंड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप पॉजिटिव और नेगेटिव में लगाएंगे तो आपको ये वोल्टेज दे देगा। अब वोल्टेज सेट करने का तरीका ये है कि आप ये देख रहे होंगे सामने कि इस पे ये वोल्टेज लिखा हुआ है, ये करंट लिखा हुआ है। अब ये जो डिजिटल पावर सप्लाई है हमारे पास लैब में, ये बेसिकली DC वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स नहीं है, वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज लेने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे कि करंट को आप मैक्सिमम पे रख दें। उसके बाद आप सपोज आप वोल्टेज ले रहे हैं तो वोल्टेज के लिए यहाँ पे 2 नॉब्स बनी हुई है। देखें, एक पे लिखा है कोर्स और एक पे फाइन। कोर्स का मतलब ये है कि पॉइंट से इस तरफ की वैल्यू, यानी 1 2 3, अभी मैं इसको यूज करता हूं तो ये 1 वोल्ट्स मैंने अगर मैं सेट करना चाहता हूं तो मैंने 1 वोल्ट सेट कर दिए। तो 1 के पॉइंट 3 आ रहा है। इस पॉइंट 3 को सेट करने के लिए, खत्म करने के लिए, कम करने के लिए आप ये फाइन की नाप यूज करते हैं, यानी इसकी फाइन एडजस्टिंग के लिए। अगर सपोज मैं 1.5 लेना चाहता तो मैं इसके जरिए इसको सेट करके तो 1.5 में लूंगा। तो यानी आपको समझ आ गई कि कोर्स का मतलब होता है पॉइंट से इस तरफ की वैल्यू और फाइन का मतलब होता है पॉइंट से इस तरफ की, इस साइड की वैल्यू को चेंज करना। तो ये इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन है पावर सप्लाई का। उम्मीद है आपको बात की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो आप कमेंट्स में लिख के भेजिए, मैं उसका आपको आंसर दे दूंगा। बहुत शुक्रिया।
5वें नंबर पे जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है लैब के अंदर वो है लीनियर सर्किट लैब ट्रेनर। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है लीनियर सर्किट लैब, ये ट्रेनर है। इसका तरीकाकार यूज़ का ये है कि ये पीछे देखें इसकी पावर का ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पे आप इसकी पावर केबल लगाएंगे और ये पीछे इसके बटन है। स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक करते हैं, उनको इसकी पावर का बटन नहीं मिल रहा होता, क्योंकि बाकी इससे पहले जो मैंने इक्विपमेंट्स का इंस्ट्रूमेंट का आपको इंट्रोडक्शन दिया उनके पावर बटन सामने थे, इसका पावर बटन पीछे है। तो आप इसको यहाँ से इस तरह से ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद ये इस पे एक साइड पे एक डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले बेसिकली एक मीटर इसके ऊपर लगा हुआ है जो करंट और वोल्टेज का मिक्स मीटर है। तो ये जो ही आप इसको ऑन करेंगे तो ये मीटर ऑन हो जाएगा। इसके यूज करने का तरीका ये है कि जब आपने इसको एज ए वोल्टेज मीटर जो वोल्ट मीटर यूज करना है तो इसके ये जो दोनों बटन है ये बाहर होने चाहिए, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ भी है, बना हुआ भी है डायग्राम में, ठीक है। ये दोनों ऊपर होंगे तो ये क्या होगा, इस वक्त एज ए वोल्ट मीटर यूज हो रहा है। और जब आप इसको करंट मीटर यूज करेंगे तो इन दोनों बटन्स को आपने पुश कर देना है, प्रेस कर देना है, तो ये इस वक्त क्या होगा, आपका करंट मीटर बन गया। अब हमारे पास अब इसके बाद हम लोग इसे मैं आपको इस ट्रेनर के मुख्तलिफ फंक्शंस बताऊंगा। यहां पे आप अगर देखें तो इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के एनालॉग मीटर्स बने हुए हैं, मीटर्स हैं इसके ऊपर। ये है एसी करंट मीटर, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, यानी ये जब आप कभी एसी का करंट चेक करना चाहें तो आप ये वाला मीटर यूज़ करेंगे। ये नीचे इसकी पॉइंट्स बने हुए हैं जिधर इसके कनेक्शन लगते हैं। ये वोल्ट मीटर है इसका, ये वोल्ट मीटर एसी के लिए यूज़ होता है। ये करंट के लिए डीसी करंट मीटर है और ये डीसी वोल्ट मीटर है। उसके बाद ये स्पीकर की इनपुट, यानी आप कोई स्पीकर अगर आप किसी सर्किट में लगाना चाहें तो उसकी इनपुट आप यहां से ले सकते हैं। उसके बाद एसी वोल्टेज जिसकी रेंज जो आपको सिर्फ 9 वोल्ट तक चाहिए हो तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास एक फिक्स वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है एसी। ये आपके पास फिक्स है वोल्टेज सोर्स डीसी लगा हुआ है। फिक्स वोल्टेज कौन सा सोर्स, डीसी लगा हुआ है। इसमें आप देखें तो 5 वोल्ट्स भी हैं, आपके पास 12 वोल्ट्स भी। अब स्टूडेंट जब इसको यूज करते हैं तो वो क्या मिस्टेक करते हैं, वो पॉजिटिव 5 वोल्ट और नेगेटिव 5 वोल्ट पे कनेक्शन लगा देते हैं। उससे ये होता है कि ये दोनों वोल्टेज ऐड हो जाती हैं, ऐड होगी ये 10 वोल्ट्स बन जाते हैं, जबकि ये प्रॉपरली काम नहीं करते। जब भी आप 5 वोल्ट यूज करना चाहें तो एक पॉइंट को आप ये प्लस पॉजिटिव रेड में लगाएं और दूसरे को नेगेटिव ब्लैक में लगाएं, तब जाके तो ये आपका वोल्टेज सोर्स काम करेगा। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा वोल्टेज सोर्स है वो ये वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है। इसकी रेंज क्या है, ±3 वोल्ट से ये शुरू होता है और 18 वोल्ट पे, यानी 1 और 2 इसमें नहीं आ रहा। तो ये आप अगर आप इसको यूज करना चाहें, आप कहीं पे आप इस तरह की वोल्टेज लेना चाहें जो आपको वेरी करनी पड़ेगी, यानी पहले 1 लो फिर 2 लो फिर 3, तो आप इस तरह के वोल्टेज सोर्स को, उसके लिए ये वोल्टेज सोर्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये वेरिएबल रजिस्टर्स लगे हुए हैं, यानी 1K का रजिस्टर। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि ये 1 ओहम से लेके तो 1000 ओहम तक की सारे रेजिस्टेंस इसके अंदर मौजूद हैं, जो आप इस नॉब को घुमाने के साथ यूज कर सकते हैं। तो एट द एंड ये 1K यूज करेगा। अब इसमें ये 3 पॉइंट्स हैं, यानी A, B और C। अब जब भी आप इस वेरिएबल को यूज करें तो आपने पॉइंट्स कौन से यूज करने हैं, A और B या B और C। अगर आप A और C पे लगा देंगे तो ये आपको फिक्स 1K वैल्यू देगा, लेकिन आपको अगर इसको एज ए वेरिएबल यूज करना है तो आप या तो A और B यूज करें या B और C यूज करें। ये देखें दरमियान में ऑप्शन भी बना हुआ है डायग्राम के तौर पर कि वेरिएबल इसका ये दरमियान में है। इसी तरह से ही हमारे पास मुख्तलिफ रेंज के वेरिएबल हैं, यानी 1K का, 10K का, 100K का है और 1 मेगा का हमारे पास ये वेरिएबल रजिस्टर बने हुए। उसके बाद हमारे पास ये फंक्शन जनरेटर है। जैसे फंक्शन जनरेटर का मैं आपको पीछे इंट्रोडक्शन दे चुका, इसी तरह से इसके ऊपर भी ये एक फंक्शन जनरेटर उन्होंने दिया हुआ है जिसकी जो 100K तक आपकी जिसकी रेंज 100K तक है, वो तो हमारे पास बहुत बड़ी रेंज के थे, ये सिर्फ 100K का इसकी रेंज है टोटल। तो ये फंक्शन जनरेटर के तौर पे आप इसको यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ट्रेनर हमारे पास लैब के अंदर मौजूद है, ये KL21001 इसका कोड है। और ये इस ट्रेनर के साथ अगर आप गूगल पर सर्च करें तो इसके साथ मुख्तलिफ मॉड्यूल्स आते हैं जो इसके ऊपर रख के तो हम इसको यूज़ करते हैं। उन्हीं मॉड्यूल्स में से चूंकि हमारा अगला टॉपिक भी जो है वो ब्रेडबोर्ड ही है, तो हम इसको मैं आपके इसके साथ साथ ही आपको इसको समझा देता हूँ। ये ब्रेडबोर्ड इसका मॉड्यूल है, ये देखें, ये इसकी 4 पॉइंट्स बने हुए हैं जिनके ऊपर ये सेट होता है, ये इसके भी हैं। इस मॉड्यूल को हमने इसके ऊपर इस तरह से सेट कर देना है। अब ये हमारे पास ब्रेडबोर्ड है जो हमारे इंट्रोडक्शन में 6 नंबर पे आता है। ब्रेडबोर्ड के कनेक्शन इस तरह से होते हैं कि इसके आप अगर देख सकें तो ये पॉइंट्स लिखे बने हुए हैं जिसमें A, B, C, D, E लिखा हुआ है।
अगर आप ये देखें ABCD इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसी तरह से 1 2 1 3 5 इस तरह से ये भी लिखा हुआ है। अब इसके कनेक्शन इस तरह से होते हैं कि इसके जो पॉइंट्स हैं ABCD ये आपस में कनेक्टेड हैं, सारे ABCD आपस में कनेक्टेड हैं, जबकि ये 1 जो है ये 2 के साथ कनेक्ट नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं। उसमें यह है कि जब आप कोई कंपोनेंट लगाएंगे तो आपको कंपोनेंट इस तरह से लगेगा कि वो एक, अगर उसका पॉइंट A में लग गया तो दूसरा यहाँ कहीं पे लगेगा। अब उसके साथ अगर आप दूसरा कंपोनेंट कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो दूसरा कंपोनेंट आप B में लगाएंगे तो वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये वाले जो कनेक्शंस हैं ये हॉरिजेंटली कनेक्टेड हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं इसके, अब ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है, ये दरमियान में ब्रेक है इसका, और ये वाले जो कनेक्टेड है ये वर्टिकली, यानी ये 1 2 के साथ कनेक्ट है, ऊपर वाला नीचे के साथ कनेक्ट नहीं है। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये सारे यहाँ तक कनेक्टेड हैं, ये दरमियान में ब्रेक होता है फिर ये, और ये इसी तरह इसका ये सीक्वेंस ऊपर से नीचे तक चलता जाता है। अब मैं आपको कुछ कंपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूं और फिर मैं कंपोनेंट्स को आपको बता देता हूं कि ब्रेडबोर्ड के ऊपर वो किस तरह से लगेंगे। हमारे पास जो पहला कंपोनेंट है जो इसके बारे में आपको बताऊंगा वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर जो होता है ये बेसिकली चार्ज स्टोर करने के लिए एक कंपोनेंट है। अगर आप देखें तो इसकी एक साइड पे ये निशान बने हुए हैं माइनस के। हर कैपेसिटर जो पोलर कैपेसिटर होता है, इस कैपेसिटर को क्या कहते हैं, पोलर। पोलर का मतलब ये होता है कि इसकी पोलरिटी डिफाइन होती है, यानी इसका प्लस माइनस का आपको पता होता है कौन सा है। उसमें हमेशा जब भी आप इस तरह का कैपेसिटर लेंगे, ये जो अभी मेरा कैपेसिटर के ऊपर वैल्यू लिखी होती है, ये 220 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और 50 वोल्ट इसकी रेंज है। ये अगर आपको नजर आ रहा हो तो उसके बाद ये निशान बने हुए हैं ये माइनस के, यानी इसकी ये जो छोटी टांग है ये क्या है, इसका माइनस है, नेगेटिव है, और ये जो बड़ी टांग है इसकी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये कौन सा कैपेसिटर हो गया आपके पास, पोलर कैपेसिटर हो गया। तो इस कैपेसिटर को हम ब्रेडबोर्ड पे इस तरह से लगा देते हैं कि इसका जो पहली टांग है उसको यहाँ कहीं पे लगा दिया और दूसरी को इस तरह से आगे करके हमने 2 होल्स के अंदर लगा दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास पोलर कैपेसिटर है। इसी तरह से हमारे पास एक नॉन पोलर कैपेसिटर होता है। नॉन पोलर कैपेसिटर इस तरह से होंगे, उन पे ऊपर लिखा हुआ कुछ नहीं होता, जो उनकी वैल्यू रेंज है वो भी बाज पे लिखी होती है, बाज पे। नॉन पोलर का मतलब ये कि इसकी पोलरिटी डिफाइन है, इसको आप उल्टा सीधा प्लस माइनस जिस तरह से भी लगाएं इसको फर्क नहीं पड़ता। अब इसके कनेक्शन का तरीका ये है कि इस कैपेसिटर की जो एक दूसरी लग है, उस लग के साथ जो नीचे लाइन ये पूरी है, इस लाइन में से किसी भी जगह पे अगर आप इसको लगा देते हैं तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा यहां पे। लेकिन अगर आप इसको जरा सा भी इधर लगाएंगे तो ये कनेक्शन से आउट हो जाएगा। तो आपने इन नीचे वाले होल्स में जो 1 2 3 4 5 होल्स हैं, इन पांचों में से किसी में, बेशक आप इस लास्ट वाले में लगाते हैं या बेशक इस वाले में लगाते हैं, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर है हमारे पास, ये पोलर कैपेसिटर हो गया, ये नॉन पोलर कैपेसिटर हो गया। इसके बाद हमारे पास जो तीसरी चीज आती है वो ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर जो होगा आपके पास उसके ऊपर ये उसका नंबर लिखा होगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये NPN है या PNP है। उसके बाद ये इसकी 3 टांगे होती हैं, जिसमें से एक टांग इमिटर होती है, एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है। अब ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर हम इसको लगाते हैं। लगाने के बाद हमें पता चलता है कि इसकी बेस कौन सी है, कलेक्टर कौन सा है और इमेटर कौन सा है। इन तीनों में से ज़रूरी नहीं है कि सारे सेम हो, किसी का इमेटर दरमियान में होता है, किसी की बेस दरमियान में होती है, जिसका कलेक्टर बेस, तो हर ट्रांजिस्टर दूसरे से डिफरेंट होता है। तो ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर हो गया। इसी तरह हमारे पास जो चौथा कंपोनेंट है वो है डायोड। ये कॉमन सा डायोड है, इसको कहते हैं 1N4001। ये कॉमनली ये डायोड यूज होता है। इसकी एक साइड पे ये गोल्डन निशान बना होता है जिससे इसकी पोलरिटी डिफाइन होती है कि ये प्लस कौन सी साइड से है तो पॉजिटिव कौन सी ना। ये कॉमन सा डायोड है, अक्सर सर्किट्स में इस डायोड को यूज किया जाता है। उसके बाद जो हमारे पास चौथा कंपोनेंट, पांचवा कंपोनेंट है वो है हमारे पास रजिस्टर। जो इस लैब के अंदर, जो इन लैबों में चीजें यूज होंगी उनके बारे में मैं आपको बताऊं। रजिस्टर्स का ये होता है कि रजिस्टर्स की वैल्यूज का आपको पता नहीं होता, उसकी वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं। वैल्यूज निकालने का तरीका ये होता है कि रजिस्टर को जब आप लेंगे तो आप हर रजिस्टर के का एक एंड पे या गोल्डन लाइन होती है या सिल्वर लाइन होती है, जिसकी गोल्डन या सिल्वर जिसकी भी लाइन हो, ये इसकी टॉलरेंस, इसको आप इसकी टॉलरेंस कहते हैं। इसको आप हमेशा अपने जब सामने रखेंगे तो इसको आप अपनी राइट साइड पे, यानी टॉलरेंस को आप हमेशा अपनी राइट साइड पे रखेंगे और इस तरफ से आप कलर्स को गिनना शुरू करेंगे। जो इसका पहला कलर हो गया, ये इसका फर्स्ट बैंड होता
होता है, फिर दूसरा कलर इसका सेकंड बैंड होता है, तीसरा कलर इसका मल्टीप्लाई, अगर ये 4 बैंड रजिस्टर है तो तीसरा कलर इसका मल्टीप्लायर होगा यानी नंबर ऑफ जीरोज, और लास्ट जो होगा वो आपका क्या होगी, टॉलरेंस होगी। जो ये जो गोल्ड और सिल्वर होता है, ए की प्लस माइनस 5% होती है, ए की प्लस माइनस 10%। कॉमनली जो रजिस्टर यूज होते हैं उनमें टॉलरेंस गोल्ड या सिल्वर होती है, तो इनमें से एक की प्लस माइनस 5 रेंज होती है और एक की प्लस माइनस 10 रेंज होती है। तो ये हम मेरे पास जो इस वक्त कैपेसिटर है ये 4 बैंड कैपेसिटर है, जिसमें से पहला 4 बैंड कैपेसिटर है और ये रेजिस्टर है, 4 बैंड रेजिस्टर है। तो ये रेजिस्टर ये मैंने आपको 5 कंपोनेंट्स दिखा दिए, कैपेसिटर, पोलर, कैपेसिटर नॉन पोलर, ट्रांजिस्टर, डायोड और ये रेजिस्टर, और ये इनके मैंने आपको लगाने का तरीका बता दिया कि ये ब्रेडबोर्ड में किस तरह से कनेक्ट होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में वो मुझे लिख दें, मैं आपको उसको आंसर दे दूंगा। शुक्रिया।